जय हिंद प्यारे साथियों। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं खजुराहो अकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल। साथियों, बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, आर्य, शिशुनाग, नंद वंश, इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात करें कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, किस नदी के तट पर हुआ, क्षेत्र कौन सा था, इस युद्ध के निष्कर्ष क्या हुए। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसे सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल दी और पूरे विश्व में शांति एवं धम्म का संदेश दिया था। बात करें कलिंग युद्ध कब हुआ, तो वर्ष 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और स्वतंत्र राज्य कलिंग यानी वर्तमान ओडिशा के बीच हुआ था। बात करें कलिंग युद्ध के कारण, कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। उसे अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अशोक ने युद्ध लड़ा। इसका नौतंत्रण बंगाल की खाड़ी के समुद्री व्यापार पर था। मतलब जो कलिंग है, कलिंग साम्राज्य, इसका नियंत्रण किस पर था, तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री व्यापार पर था। अशोक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। ये कलिंग युद्ध का प्रमुख कारण है। सामरिक आर्थिक दृष्टि से कलिंग का महत्व बहुत अधिक था। बात करें यह युद्ध कहाँ हुआ, तो यह युद्ध दया नदी के किनारे धौली, उड़ीसा के आसपास लड़ा गया था। धौली क्या है, तो धौली शांति स्तूप उड़ीसा में बाद में अशोक ने बनवाया था। पहले युद्ध लड़ लेता है, फिर वहीं शांति का स्तूप बनवा देता है। बात करें युद्ध का परिणाम, मौर्य साम्राज्य की विजय हो जाती है। कलिंग मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। अशोक के अभिलेखों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर विस्थापित कर दिया गया। असंख्य लोग प्रभावित हुए, मतलब लाखों लोग वहां से प्रभावित हुए थे। बात करें अशोक के हृदय परिवर्तन की, युद्ध के बाद हुए भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया, धम्म की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद अशोक ने विजय के लिए युद्ध की बजाय धर्म विजय का मार्ग अपनाया, यानी युद्ध की जगह शांति का मार्ग अपनाया था। बात करें 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अशोक के 13वें शिलालेख है। इसमें अशोक ने युद्ध पर पश्चाताप व्यक्त किया और भविष्य में हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया। तो कलिंग युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अशोक का 13वां शिलालेख है। इसमें अशोक ने युद्ध पर पश्चाताप व्यक्त किया और भविष्य में हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया। ये शिलालेख क्या है, धौली शिलालेख उड़ीसा। बात करें निष्कर्ष की, कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना गया। इस युद्ध ने न केवल सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए इसे भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली घटनाओं में गिना जाता है। बात करें पेपर में आने वाले फैक्ट कौन कौन से हैं, तो ये युद्ध, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 261 ईसा पूर्व में। स्थान धौली उड़ीसा, नदी दया नदी के तट पर, विजेता सम्राट अशोक, पराजित कलिंग राज्य हुआ। प्रमुख स्रोत 13वां शिलालेख, परिणाम अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। बात करें मौर्य साम्राज्य के अंत और अन्य राजवंशों के उदय की,
मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, इसकी मृत्यु इसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है। अब उस नए वंश का नाम क्या है, देखिए। शुंग वंश 185 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहता है। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। यह मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद स्थापित हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता स्थापित की। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अश्वमेघ यज्ञ किया। प्रमुख शासक अग्निमित्र वसु ज्येष्ठ। सांस्कृतिक योगदान क्या रहे, तो सांची स्तूप का निर्माण एवं विस्तार बनवाया तो अशोक ने था, विस्तार इसने करवाया। पतंजलि के महाभाष्य की रचना करी। यूनानियों यवनों से संघर्ष हुआ। बात करें शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। संस्थापक वसुदेव कण्व हुए। इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। यह वंश कमजोर था, अल्पकाल के लिए शासन किया। प्रमुख शासक वसुदेव, भूमिमित्र और नारायण। अंत कण्व वंश के बाद भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। बात करें सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश 23 ईसा पूर्व से, यहाँ गलती से 230 ईसा पूर्व लिखा, 23 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक रहता है। संस्थापक सिमुक। कुछ इतिहासकार कृष्ण को सातवाहन वंश का संस्थापक मानते हैं। यह वंश दक्षिण भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली था। प्रमुख शासक सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक और यवन पल्लवों को पराजित किया था। प्रशासन प्रांतों में महास्नेक सेनापति आर्यपुत्र नियुक्त होते थे। योगदान प्राकृतिक भाषा का विकास किया। नाचिक, कार्ले और जुनर की गुफाएं बनाई और व्यापार और सिक्कों का प्रचलन किया था। बात करें सातवाहन वंश के बाद पश्चिमी क्षेत्रक यानी शकों का काल आया। यह शक शासकों का वंश था। प्रमुख शासक जस्तन, रुद्रदमन और जयदमन थे। रुद्रदमन के द्वारा जूनागढ़ शिलालेख 150 ईस्वी में छोड़ा गया जो संस्कृत में था। ये शासक गुजरात, मालवा, काठियावाड़ आदि क्षेत्रों में प्रशासन करते थे। कौन से? पश्चिमी क्षेत्रक यानी शक के शासक। अंत हुआ। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनका अंत किया और एक नए काल की शुरुआत की, गुप्त काल। संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बात करें उपलब्धियों की। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, वास्तुकला का उत्कर्ष था। आर्यवर्त, कालिदास, बारहमेहर जैसे महान व्यक्तित्व हुए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अंत पूर्णों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। बात करें शुंगों ने जहां वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया, वहीं सातवाहनों ने प्राकृत भाषा और गुप्त स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि की ऊंचाइयां छुईं। साथियों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जाना कलिंग युद्ध कब हुआ, किस नदी के तट पर हुआ, किस किस क्षेत्र के राजाओं ने इसमें भाग लिया, विजय कौन हुआ, परिणाम क्या हुआ। और इसके साथ ही
उत्तर मौर्य काल से संबंधित 5 वंशों शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, शक वंश और गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।